7 अक्टूबर 2023 जो इजरायली लोगों के लिए एक खास दिन होता है और इसी दिन हमास 5000 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल की तरफ लॉन्च कर देता है और इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म का नाम देता है, जिसमें सैकड़ों इजरायली मारे जाते हैं और 100 से ज्यादा इजरायलियों को यरगमाल बनाकर गाजा स्ट्रिप में ले जाते हैं। जिसके बाद इजरायली वजीर आजम हमास और फलस्तीनियों के खिलाफ स्टेट ऑफ दी वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और पूरे इजराइल और फलस्तीन में सायरन बजने लगते हैं। आखिर क्यों हमास ने अचानक इजराइल के खिलाफ जंग शुरू की और क्या ये जंग वर्ल्ड वार 3 होने जा रही है, ये सब जान सकेंगे आप हमारी इस वीडियो में। Of Israeli soldiers and civilians are being held hostage. אזרחי ישראל, citizens of Israel. ये है इजराइल और ये है फलस्तीन, जबकि इसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी के साथ ये है गाजा स्ट्रिप जो हमास के कंट्रोल में आता है और इनके सेंटर में ये है यरूशलेम। और यही वो मेन रीजन है जिस वजह से मुस्लिम्स, जूडिश और क्रिश्चियंस के बीच सदियों से तनाजा चलता आ रहा है। इस मसले को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आज से हजारों साल पहले इस इलाके में यहूदी रहा करते थे और यहाँ के किंग सोलोमन ने एक टेम्पल बनवाया था ताकि यहूदी यहाँ अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकें, जिसे टेम्पल माउंट कहा जाता था। लेकिन फिर 17वीं सदी में रोमन्स की हुकूमत आती है और वो इस टेम्पल को तोड़ देते हैं और सिर्फ इसकी वेस्टर्न दीवार ही बाकी बचती है और आज तक यहूदी सिर्फ इसी दीवार के आगे खड़े होकर पूजा वगैरह करते हैं। रोमन्स की सल्तनत आते ही यहूदियों को मारे जाने लगता है और कुछ यहूदी अपनी जान बचाकर यूरोप और दूसरी कंट्रीज में भाग जाते हैं। लेकिन यूरोप में भी इनके साथ बुरा सलूक ही किया जाता है और फिर 1881 में लियोन फिस्कर नामी एक यहूदी एक किताब लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि यूरोप में जूइस के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है और यूरोपियन कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमें इंडिपेंडेंट जूइस स्टेट बनाना पड़ेगी। और यहाँ से शुरुआत होती है ज़ायोनिज्म की, जिसका मकसद अपनी छोड़ी हुई जगह को वापस लेना था। जैसा कि आप इस नक्शे में देख ही सकते हैं कि 1950 में कितने यहूदी किन किन कंट्रीज में रहते थे। 1914 में फिर वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत होती है जिसमें हिटलर तकरीबन 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम कर देता है। इस तरह ज़ायोनिज्म की तहरीक और भी ज्यादा जोर पकड़ लेती है क्योंकि ज्यूज को लगता था कि अगर ये इसी तरह मरते रहे तो यहूदियों का बहुत ही जल्द नामो निशान ही मिट जाएगा। और इसी वक्त बरतानिया यहूदियों के साथ एक ट्रीटी साइन करता है जिसके मुताबिक वो फलस्तीन में ही यहूदियों के लिए एक अलग स्टेट बनाएगा और बदले में यहूदी यूएस के हुकूमती ओहदों पर फाइज होंगे और ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे। इस तरह बरतानिया बड़े ही आराम से इस जंग को जीत जाता है और वादे के मुताबिक यूरोप से जूइस को फलस्तीन में लाकर बसाया जाता है ताकि वो अपनी कम्युनिटीज बना सकें। लेकिन इस वक्त फलस्तीन में सबसे ज्यादा मुसलमान रहा करते थे और इन्हें यहूदियों का यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में यरूशलेम जो आज के फलस्तीन और इजराइल के दरमियान वाक़या है, यरूशलेम को 3 बड़े रिलीजन्स इस्लाम, क्रिश्चियन और जूइस बड़ी ही पाक जगह मानते हैं क्योंकि इस जगह पर मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह मस्जिद अल अक्सा मौजूद है जिसे हम हरम अल शरीफ भी कहते हैं। और हरम अल शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमान हर वक्त अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। मस्जिद अल अक्सा से चंद 100 मीटर के फासले पर दीवार गिरिया मौजूद है जहाँ यहूदी अपनी पूजा वगैरह करते हैं, जबकि हरम अल शरीफ से 2 किलोमीटर दूर चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर मौजूद है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को मारा गया था। यरूशलेम इन तीनों रिलीजन्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे बना, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। वापस बैक आते हैं अपने इस टॉपिक पर। इधर यहूदी हजारों की तादाद में फलस्तीन आ रहे थे और बरतानिया से एक अलग स्टेट बनाने की मांग करने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ मुसलमान भी फलस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं। 1948 में बरतानिया मुसलमानों और यहूदियों के लिए फलस्तीन और इजराइल स्टेट बनाने का कहकर छोड़ जाता है और इस मामले को यूनाइटेड नेशन में भेज देता है और यूनाइटेड नेशन पहले ही एक पार्टीशन प्लान तैयार करके रखता है जिसके मुताबिक 45% लैंड एरिया फलस्तीनी मुसलमानों की होगी और 52% लैंड एरिया जूइस का होगा, जबकि 2% लैंड एरिया यानी यरूशलेम इंटरनेशनल कंट्रोल में ही रहेगा। यहूदी इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ से फॉर्मेशन होती है इजराइल की। लेकिन दूसरी तरफ अरब कंट्रीज इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इनके मुताबिक फलस्तीन इनका है और वो किसी भी सूरत में यहूदियों को अपनी जगह नहीं देना चाहते थे और इजराइल के खिलाफ जंग का आगाज कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली अरब कंट्रीज इस जंग को हार जाते हैं
और साथ ही इसराइल फलस्तीन के और भी ज्यादा लैंड एरिया पर कब्जा कर लेता है। और फिर 1967 में दूसरी अरब इसराइल वार होती है, जिसे इसराइल आसानी से जीत भी जाता है और साथ ही वेस्टर्न बैंक, गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बहुत बड़े लैंड एरिया पर कब्जा भी कर लेता है। और यहाँ से शुरुआत होती है फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO की, जो एक आजाद मुल्क यानी फलस्तीन की तहरीक शुरू करते हैं। PLO को 1973 में UN भी रिकॉग्नाइज कर लेती है, क्योंकि ये फलस्तीनी लोगों के हक में आवाज बुलंद करते थे। लेकिन फिर इजिप्ट 1979 में इसराइल को एक मुल्क तस्लीम कर लेता है और इसराइल बदले में इजिप्ट का कब्जा किया हुआ लैंड एरिया वापस कर देता है। लेकिन इजिप्शियन लोग किसी भी सूरत में इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से मिस्री वजीर आजम को मार दिया जाता है। 1992 में यित्ज़हाक राबिन इसराइल के वजीर आजम बन जाते हैं, जो ऑफिशियली PLO को रिकॉग्नाइज करते हैं और PLO भी इसराइल को एक कंट्री तस्लीम कर लेता है। और इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक पीसफुल एग्रीमेंट साइन होता है और दोबारा से एक पार्टीशन प्लान तैयार किया जाता है, जिसमें फलस्तीन का लैंड एरिया सिर्फ चंद टुकड़ों की सूरत में ही होता है। लेकिन फिर 1995 में इजरायली लोग यित्ज़हाक राबिन को कत्ल कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि फलस्तीन का लैंड एरिया सिर्फ इसराइल का है। PLO के इसराइल को एक्सेप्ट करने की वजह से फलस्तीन में एक और ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, जिसे हम आज हमास के नाम से जानते हैं। ये एक जिहादी ग्रुप होता है जो कहता है कि कैसे PLO इसराइल को एक्सेप्ट कर सकता है, बल्कि ये सारा लैंड एरिया ही फलस्तीन के मुसलमानों का है। और फिर 2007 में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की ही आपस में सिविल वार हो जाती है और फलस्तीन दो हिस्सों में टूट जाता है। वेस्ट बैंक वाले हिस्से पर PLO और फतह की हुकूमत आती है, जबकि गाजा स्ट्रिप वाले हिस्से पर हमास हुकूमत करता है। और दूसरी तरफ इसराइल अपने डिफेंस सिस्टम पर अरबों डॉलर्स लगा रहा था। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए ये सारी फंडिंग ब्रिटेन और अमेरिका कर रहा था, जिसके बाद यहूदी फलस्तीनी लोगों पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं और इनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया जाता है। इस तरह इसराइल इंटरनेशनल लॉज को भी तोड़ देता है और फलस्तीन के 100 से ज्यादा टुकड़े कर देता है। जो भी मुसलमान इसराइल के खिलाफ आवाज उठाता था, इसे शहीद कर दिया जाता था और हर साल हजारों की तादाद में फलस्तीनी शहीद होते हैं, जबकि आलमी मीडिया और UN आराम से बैठकर ये सारा तमाशा देखते रहे। इसी साल 2023 में ही 200 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया जाता है, जिस वजह से हमास ये फैसला करता है कि अगर हम अभी अपनी आज़ादी के लिए खड़े नहीं हुए तो अपने ही मुल्क में कैद वाली जिंदगी गुजारना पड़ेगी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास सुबह के टाइम इसराइल पर 2500 से ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च कर देता है, जिसमें से सिर्फ चंद रॉकेट्स ही इसराइल में जाकर गिरते हैं, क्योंकि इसराइल के पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी आयरन डोम सिस्टम है जो फजा में ही रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और हमास इस हमले को अल-अक्सा स्टॉर्म का नाम देता है और वेस्ट बैंक में मौजूद फलस्तीनियों को भी इस जहाद में शामिल होने का कहता है। मोहम्मद दैफ, जो इस वक्त हमास के सरबराह भी हैं, इनका कहना है कि फलस्तीनियों ने बहुत मजालिम बर्दाश्त कर लिए और अब वक्त है इसराइल से अपनी छीनी हुई जगह वापस लेने का। दूसरी तरफ इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू भी हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है, जिसका कहना है कि हम गजा और हमास का नाम निशान ही मिटा देंगे। और अब तक 7000 रॉकेट्स इसराइल की तरफ छोड़े जा चुके हैं और इसराइल भी हमास के कई इलाकों पर हमला कर चुका है, जिसमें तकरीबन 1000 इसराइली मारे जा चुके हैं और 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और अमेरिका ने भी खुलकर इसराइल को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है, जबकि लिबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह ग्रुप ने हमास के साथ इसराइल पर हमला करने का ऐलान किया है, जबकि अब तक दूसरी मुस्लिम कंट्रीज खामोश बैठी हुई हैं। लेकिन क्या फलस्तीनी मुसलमान अरब कंट्रीज के बगैर ही अपनी आज़ादी हासिल कर लेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या जंग ही इस मसले का वाहिद हल है? इस पर भी आप अपनी राय जरूर दें।